आज के सेशन की शुरुआत एक संकल्प के साथ कि जो भी विचार आपको मिलता है तो उस विचार के दो ही डायमेंशंस हो सकते हैं, या तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो जो विचार अच्छा लगेगा उसको जीवन में धारण कर लेना, पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। बोलो, ये संकल्प कर सकते हो? अब अपने मन से पूछो ना, मैं तो नहीं तुम्हें कह रहा कि तुम्हें ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो उसको पकड़ लो, और अगर वो बुरा लगे तो उसको जीवन से गायब कर दो, उसको कभी प्रैक्टिस में मत लाना। पहला अगर ये संकल्प हो गया और आपको एक गायत्री मंत्र का बड़ा अच्छा सा, छोटा सा, बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं था, थोड़े से शब्द हैं, थोड़े से शब्दों का अर्थ समझना और फिर उन अर्थों से एक जो बड़ी बढ़िया रास्ता निकल रहा है उस रास्ते पे चलना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, एक चीज प्रश्न मैं करता हूं आपसे, अपने जीवन में प्रोग्रेस कौन करना चाहता है? Raise your hand. कोई नहीं करना चाहते। जिसका हाथ इतना सा है वो, इसका मतलब इतनी सी प्रोग्रेस करना चाहता है। अरे वहां आरती पे नारे लगते हैं ना, हर हर महादेव, दोनों हाथों से। तो प्रोग्रेस कौन करना चाहता है? तो हाथ एकदम उत्साह से इतना ऊपर जाना चाहिए कि जितना जा सके उससे भी ऊपर जाए, इतना उत्साह होना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। आप सड़क के किनारे खड़े हो और एक कार भागी जा रही है, प्रोग्रेस कर रही है ना? क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो? हम तो वहीं खड़े हैं ना, हम ट्रैफिक को देख रहे हैं। क्या हम मूव कर रहे हैं? हम तो मूव ही नहीं कर रहे। मूव कब करेंगे हम? जब हम खुद कार में बैठेंगे, जब हमारी यात्रा शुरू होगी। हम दूसरों को देख रहे हैं प्रोग्रेस करते हुए, और अपने से क्वेश्चन करो, आर वी प्रोग्रेसिंग और सिंपली वी आर ए विटनेस टू द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स? सो वी नीड टू प्रोग्रेस, राइट? इससे सहमत हो या नहीं हो? इफ यू फील दैट यू नीड टू प्रोग्रेस, तो आपको बड़ी स्पीड के साथ, पूरी केयरफुल्ली अपने एक व्हीकल पे बैठना पड़ेगा और उस व्हीकल को ड्राइव करना पड़ेगा, या कोई ड्राइव करेगा आपका व्हीकल। ये तो एक कार की बात होगी ना। अपने जीवन का व्हीकल आपको खुद ही ड्राइव करना पड़ता है, इसमें ड्राइवर नहीं रखा जा सकता। इसमें गाइड हो सकते हैं, ड्राइवर नहीं हो सकता। ड्राइवर आपको ही बनना पड़ेगा। ये एक व्हीकल है, इसको वेद में रथ कहा गया है। इट इज ए चैरियट। रथ है ये इतना सुंदर। इस रथ में 11 घोड़े लगे हुए हैं। पता कौन से घोड़े चलाते हैं इसको? 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज और 5 सेंसेस ऑफ एक्शन, जिनको हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान देने वाली, नॉलेज वाली, और 5 एक्शन करने वाली, काम करने वाली इंद्रियां, हमारे शरीर के अंग। ये तो 10 हो गए। और 11वां क्या है पता? 11वां पार्ट वो सेंसेस ऑफ नॉलेज में भी आता है और सेंसेस ऑफ एक्शन में भी आता है। वो 5वां पार्ट क्या है? माइंड। किसी ने बोला ना माइंड। माइंड ऐसी ब्यूटीफुल चीज है जो आपको ज्ञान लेने में भी मदद करेगा, ज्ञान प्राप्त करने में भी, और काम करने में भी मदद करेगा। तो इस माइंड को रेगुलेट कैसे करना है ताकि माइंड आपके कंट्रोल में चले, नॉट यू इन द कंट्रोल ऑफ योर माइंड। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर कंट्रोलिंग द माइंड और माइंड इज कंट्रोलिंग यू। माइंड इज द फ्रंटियर हॉर्स। 11 घोड़े बताया ना, सबसे पहला घोड़ा माइंड है। 5-5 फिर 2 लाइनें लगी हुई हैं। जो माइंड कहता है ये 5, उसमें चलते हैं। बट हु इज द कंट्रोलर ऑफ द चैरियट? इस रथ का मालिक कौन है? उसके हिसाब से घोड़े चलेंगे या घोड़ों के हिसाब से रथ का मालिक चलेगा? रथ पे आप बैठे हो,
तो आपके हिसाब से रथ चलेगा, घोड़े चलेंगे, या घोड़ों के हिसाब से आप चलोगे? डिसाइडेड? पक्का दिमाग में बैठ गया? ये इंद्रियां घोड़े हैं और मन इनकी लगाम बनी हुई है। मन भी एक घोड़ा ही है, एक लगाम की तरह का घोड़ा है, और उस लगाम से आप इन घोड़ों को कंट्रोल करते हो। फ्रंटियर घोड़ा वो लगाम है, लेकिन अब ये लगाम आप छोड़ के ऐसे बैठ जाओ जीवन में, और ये मन लगाम घोड़ों को कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी इधर कभी उधर, आपको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगा। और मोर ओवर उस मन को तो डेस्टिनेशन पता भी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि कहां जाना है हमें, तो इसलिए आपको मन को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आपको? अपने जीवन को प्रोग्रेस करवानी है, इस बात पे सारे एक मत हैं। एवरीवन विशेस प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, और प्रोग्रेस होती है 11 घोड़ों के साथ, या उसको ये समझो कि 10 घोड़े और एक उनकी लगाम, ठीक है? और अगर इस लगाम को प्रॉपरली हैंडल करना नहीं आया तो क्या प्रोग्रेस होगी जीवन में? अब इसको 10 घोड़े बता दो इनको जरा, थोड़ा सा दिल के 10, अब बहन जी कह रही है 10 घोड़े बता दो। 5 सेंसेस ऑफ एक्शन एंड 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज। पता है सबको या नहीं पता? सेंसेस ऑफ नॉलेज कौन सी हैं? पहले ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान आएगा कहां से? ज्ञान आता है सबसे पहले कानों से। ये देखो, ये कान बंद कर लो, मेरी बात आनी बंद हो जाएगी। ज्ञान कानों से आता है। दूसरा ज्ञान आता है आंखों से। कई बार हम किसी इंसिडेंट को देखते हैं तो हमें अकल आ जाती है कि ये काम को इस तरह करना चाहिए, ठीक है? तीसरा ज्ञान आता है नोज से, स्मेल पता लगती है, स्मेल का ज्ञान मिलता है। टंग, हमारी जीभ, टेस्ट का ज्ञान देती है, और हमारी स्किन टच से एक फीलिंग देती है कि किसने टच किया। कई बार बच्चे खेलते हैं ना, पीछे से आंखें बंद कर लेते हैं, बता कौन, तो पहचान लेते हैं हम, या कई बार नहीं पहचानते, तो इसका मतलब आप पूरे फीलिंग में नहीं हो वो, अगर नहीं पहचानते तो। नॉर्मली लोग पहचान लेते हैं। अच्छा, ये हो गए 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, और सारी इसी चेहरे में ही है, इसी चेहरे के थ्रू सारे शरीर में स्प्रेड है ये सेंसेस ऑफ नॉलेज। देख लो ध्यान से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये स्किन यहीं से शुरू हो जाती है। स्किन तो सारे शरीर में ही है। तो 5 ज्ञान की इंद्रियां हमारे फेस से शुरू हो रही हैं। तो इसलिए अगर ज्ञान अच्छा आएगा तो फेस चमक उठता है। आपने देखा है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, तपस्या करने वाले, तो उनके चेहरे पे एक चमक होती है। ये पाउडर लगाने से या सुर्खियां लगाने से नहीं चमक आनी। समझ आई बात? ये नकली चमक है। जैसे ही उसको धो दोगे तो आप देखना 5-10 साल लगाते रहो उनको, केमिकल्स को, और धो दो, उसके बाद वो चेहरा देखने लायक भी नहीं बनेगा। आपको खुद ही शर्म आएगी। आपको हर वक्त वो नकली चमक चाहिए। लेकिन जो ज्ञान की चमक है वो चेहरे पर बोलती है। वो कान हमेशा भगवान को ही सुनता है, वो आंखें हमेशा अच्छा ही देखती हैं, सारी चीजों को अभ्यास हो जाता है, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। तो ये है असली प्रोग्रेस। और इसी तरह कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ है हमारे, लाते हैं, ठीक है, और मलद्वार और मूत्रद्वार, ये हमारी 5। 5वां माउथ, जीभ, जीभ, ये माउथ, मुंह। तो मुंह, हाथ, पैर, मलद्वार और मूत्रद्वार, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं। बड़े सारे काम हो जाते हैं इस शरीर से। लेकिन प्रोग्रेस कब होगी? जब इन इंद्रियों को, कौन सी कर्मेंद्रियों को, काम करने वाली सेंसेस ऑफ एक्शन, और ज्ञानेंद्रियां सेंसेस ऑफ नॉलेज, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये रहा, यहां बैठा है वो कंट्रोलर। ये कंट्रोल हाउस है, पूरा पावर हाउस, कंट्रोल हाउस हमारा माइंड है। माइंड यहां है, यहां से सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अब जो रिपोर्ट इन्होंने बताई
that report was very beautiful, but it seems that you are not progressing. आप फिर वहीं खड़े हो गए। अब यहाँ से दिल्ली जाना है अगर कार में बैठे या बस में बैठे, और 5-10 किलोमीटर बाद, 21 किलोमीटर बाद, 21 दिन के बाद, 21 किलोमीटर बाद आप हरिद्वार के आगे जाके उतर गए, तो क्या आप दिल्ली पहुँचोगे? कभी भी नहीं पहुँच सकते। आपने वो बस छोड़ दी है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आपसे, आपके चरणों में, क्योंकि अगर आप अच्छे माइंड के नहीं हुए तो आज जिस भारत की शान देख रहे हो आप दुनिया में, भारत की शान देख रहे हो, सारा अमेरिका भारत के माइंड से चल रहा है। और अमेरिका चल रहा है तो और भी सारे देश चल रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन के खड़ा हुआ है। वो भारत के माइंड से चल रहा है। भारत के बच्चे प्रोग्रेस करते करते, पढ़ने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद दूसरे देशों में जाके सेवा करते हैं। अगर आपका माइंड आपका साथ नहीं देता, आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब प्रोग्रेस किसको कहते हैं? प्रोग्रेस किसको कहते हैं? 9th 10th 11th 12th क्लास पास कर ली तो जीवन की प्रोग्रेस हो गई। फिर उसके बाद कॉलेज पास किया, ग्रेजुएशन की, चाहे इंजीनियरिंग में या किसी भी और स्पेशलाइजेशन में, मेडिकल में, वकालत में, जज बन गए, तो ये एक और प्रोग्रेस हो गई, आपकी नौकरियां भी लग गई। आपको पता है हमारे शरीर के, हमारी लाइफ के 3 डायमेंशंस हैं, तो तीनों की प्रोग्रेस होगी या किसी एक की प्रोग्रेस सफिशिएंट है? शरीर कहीं भी जाता है तो सारा शरीर जाता है या एक हाथ काट के रख जाता है कोई? पूरा शरीर जाता है। तो हमारा शरीर, हमारी लाइफ 3 चीज़ों से बनी है। हमारी फिजिकल लाइफ, ये बॉडी जो नज़र आ रही है, एक हमारी माइंड, कोई आदमी अपना माइंड घर के रख के जाते, कहीं दिल्ली जाओगे तो माइंड घर पे रख के जाओगे, माइंड को साथ लेके जाओगे। एक तीसरी डायमेंशन और है जिसके बिना लाइफ ही नहीं है। अब उसके बारे में भी विचार करना, क्या उसको यहां घर पे रख के जाएंगे किसी यात्रा पे? पहला फिजिकल लेवल, क्या क्या है फिजिकल लेवल में? हमारी बॉडी सारी कंप्लीट। और मेंटल लेवल पे क्या है? माइंड। जितना आपका माइंड है, आपको अमेरिका में नौकरी लगी तो माइंड क्या भारत में छोड़ के जाओगे? माइंड को साथ कैरी करोगे ना। और तीसरा लेवल तो इतना बढ़िया लेवल है, चाहे आप 9वीं पास करो, 10वीं पास करो, ग्रेजुएशन करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कुछ भी बनो, या सबके मुकाबले आप कुछ भी ना बनो, आपकी फिजिकल लेवल वीक हो, चाहे लगड़े लूले बन जाएं, हमारी चाहे एक लात ना हो, दोनों लातें ना हो, दोनों हाथ ना हो, थोड़ा सा शरीर बचाओ, तो भी वो तीसरा साथी साथ देता है। हमारा माइंड, बहुत पढ़ लिख के हम बहुत क्वालिफिकेशंस ले ली, हमारी नौकरियां लग गई और हम जा रहे हैं अमेरिका में, चाहे कोई भी नौकरी ना लगे, तीसरा लेवल साथ देता है। जब हम पैदा होते हैं, माँ की बात आई थी पिछली बार, याद है? माँ के जो विचार हैं वो माइंड बनाते हैं हमारा। माँ का जो शरीर है वो हमारा शरीर बनाता है। लेकिन एक तीसरी चीज का तो किसी को पता ही नहीं। जैसे माँ के शरीर में, माँ के शरीर के हिसाब से ही हमारा शरीर बनता है, फिजिकल लेवल भी और मेंटल लेवल भी। थर्ड लेवल क्या है? व्हाट इज दैट थर्ड लेवल? उसको भी बनाने वाला खुद एक है। जैसे माँ है वैसे ही वो माँ है। कुछ आया दिमाग में क्या? नहीं। थर्ड लेवल क्या है? व्हाट इज दैट थर्ड लेवल? उस थर्ड लेवल के साथ अनपढ़ का भी जीवन है, गरीब का भी जीवन है। उस थर्ड लेवल में जीने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये फिजिकल और मेंटल लेवल आपको केवल संसार में प्रोग्रेस देंगे। आपको कोई दिल्ली ले जाते हुए गाजियाबाद छोड़ दे बस अगर, तो आप अच्छा महसूस होगा कि आगे कम से कम 20-25 किलोमीटर और दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा। पैदल जाओगे?
कंप्लीट जर्नी चाहिए ना। कंप्लीट जर्नी तो डेस्टिनेशन क्या है? कंप्लीट जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है? कहां से आए, किसने पैदा किया? देखने में मां ने पैदा किया, लेकिन एक्चुअली मां के गर्भ में किसने प्रवेश करवाया? कौन प्लानर है इसका? डिजाइनर कौन है? बताओ। भगवान। समझ आ गई बात? तो तीसरा लेवल हमारा क्या है? फिजिकल लेवल समझ आ गया, मेंटल लेवल समझ आ गया। फिजिकल लेवल में 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां समझ आ गई। मेंटल लेवल में वो लगाम समझ में आ गई, 11वां घोड़ा। ये तो 11 घोड़ों का सेट फिजिकल और मेंटल लेवल है, उसकी तो गिनती नहीं है कहीं। यानी उसके बिना हमारा रथ चल सकता है? यस, चल सकता है। उसके बिना आपका ये मटेरियल प्रोग्रेसिव रथ चल सकता है, लेकिन उसमें भी उसकी प्रेजेंस तो है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है वो। उसकी प्रेजेंस के बिना तो जीवन ही नहीं है। भगवान जिसको परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है, उसके बिना आप कल्पना करो, अगर आत्मा मेरे शरीर छोड़ के चली जाए तो ये पड़ा रहेगा, डेड बॉडी बन गया। कहां गई प्रोग्रेस? हु विल क्लेम दैट दिस डेड बॉडी इज ए लॉयर और एन इंजीनियर और ए डॉक्टर? डेड बॉडी तो डेड बॉडी है, उसकी क्वालिफिकेशन सारी खत्म। इसी तरह अगर आपकी चेतना में वो पावर नहीं है जिसके कारण आपका जीवन है, तो आपकी प्रोग्रेस सारी खत्म। तो अपनी चेतना में क्या पैदा करना है? किसका अराउजल करना है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब भगवान का उदय करना है। अब आप क्या समझते हो? भगवान का उदय नहीं हो रखा? भगवान का उदय है, लेकिन आपका दिमाग उसमें नहीं लगा हुआ। आपके दिमाग में नहीं है कि मुझे भगवान चला रहा है, आपके दिमाग में यह बैठा है कि मेरा दिमाग ही उसे चला रहा है, जबकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे बैठा रथ का मालिक है। वो आत्मा, वो परमात्मा आपके शरीर में, ही इज दी चैरियटियर, वो मालिक है रथ का। और आपने उससे तो पूछा नहीं कहाँ जाना है, और आपने मन को कहा ले चल, जहां मर्जी ले चल। तो लगाम और घोड़े कहाँ लेके जाएंगे? कभी इधर टक्कर मारेंगे, कभी उधर टक्कर मारेंगे। इसीलिए दुनिया में ये दुखों और सुखों का, जो कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं, क्यों आते हैं? हम इक्वानिमस नहीं है। इक्वानिमस का मतलब क्या होता है? पता है किसी को इक्वानिमस का मतलब? इक्वल माइंड। यानी मेरे लिए न दुख का कोई घबराहट है मेरे को, ना सुख में मैं जंपिंग करता हूं, भंगड़े नहीं डालता। भंगड़े डालने होते तो डाल लेंगे, कभी भी डाल लेंगे। लोग स्पेशल ओकेजन ढूंढते हैं भंगड़े डालने के लिए, और एक संत बुद्धि बिना किसी सूचना के अपने आप ही घर में बैठा भंगड़े डालता रहता है। मैं नाचता रहता हूं कई बारी, और बिना किसी दुख के मैं कई बारी रोता रहता हूं। तो ये सुख दुख ना कोई सूचनाओं के साथ नहीं आते, लेकिन अभी क्या हो रहा है? आपके लिए सुख और दुख सूचनाओं के साथ आ रहे हैं। कोई ज्ञान मिलता है तो या तो सुख पैदा हो जाता है या दुख पैदा हो जाता है। आप अगर थर्ड लेवल पे जीना शुरू कर दो, उसको अपने माइंड में रखना शुरू कर दो, आपका सारा लेवल बराबर हो जाएगा। जब आपकी इच्छा होगी तो आप सुख मना लो, जब आपकी इच्छा होगी आप दुख मना लो। लेकिन उसी के साथ एसोसिएट होके मैं भंगड़ा कब डालता हूँ? जब मेरी फीलिंग में आता है भगवान मेरे साथ है, आह मजा आ गया, भंगड़ा डालो, नाचता हूँ मैं अकेला। और जब मुझे लगता है हे भगवान जी आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझे लगता है आप नहीं हो मेरे साथ, आप मुझे प्यार नहीं करते, क्या मैं आपको पूरा प्यार करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ बच्चों की तरह। ये एक लाइफ है अलग, आपकी लाइफ नहीं है ये। आपकी लाइफ क्या है? अभी स्टडी करनी है, प्रोग्रेस करनी है फिजिकल और मेंटल लेवल की। लेकिन इसके साथ अगर आप इसको एसोसिएट कर लो तो आपको क्या लगता है, नुकसान होगा या फायदा होगा? अगर आपकी टीचर आपके एग्जामिनेशन में जाके आपके पास बैठ जाए, कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन है, सम अदर इज द कंट्रोलर, किसी और कंट्रोलिंग सेंटर पे हो रहा है एग्जाम, और आपकी टीचर आपके सीट के साथ बैठी है, तो क्या फायदा होगा पता है? क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, अरे मैडम पढ़ाने वाली साथ बैठी है, मैडम ये क्या लिखूं, ये ऐसे लिखूं, ठीक है, तो मैडम गाइड करती रहेगी, ठीक है ना। ये फायदा होगा उस भगवान को अपनी कॉन्शियसनेस में रखने का।
दैट गॉड विल गाइड यू ऑन एवरी मोमेंट। देखना अपने आप वो नेचुरल वे में पता भी नहीं लगेगा कब उसने गाइड कर दिया और कब आपका कल्याण हो गया। ये आपको ना अभी, क्योंकि इसका कोई मैं इंस्टांसेस सुनाने लगूँ तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, बट बिलीव इट कि अगर आप भगवान को साथ रखते हो वो उतना ही एप्रोप्रिएट है जैसे आप एग्जाम देते हुए टीचर को साथ बिठा के आंसर लिखो क्वेश्चंस के, वो मैडम गाइड कर देगी आपको ताकि मेरा बच्चा फेल ना हो। बिल्कुल इसी तरह भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन अब मान लो टीचर बैठ गई और आप अपना पेपर लिखने में मस्त हो गए तो आपको पता ही नहीं, अब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने देखा ही नहीं इधर टीचर बैठी है, आप ऐसे लिखे जा रहे हो। देखो तो सही टीचर बैठी है, पूछ लो। इस तरह भगवान को चेतना में रखना पड़ता है। समझ आई बात? कॉन्शियसनेस क्या है कि हमें याद रखना है बस कि भगवान हमारे साथ है। और उसी याद रखने को एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, गायत्री मंत्र, जिसमें हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, बीच में एक थर्ड स्टेप आया था गायत्री मंत्र का, भर्गो देवस्य, बोलो जोर से, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य, इसका मतलब भी बताया था, अभी याद नहीं होगा। नहीं याद होगा, किसी को तो याद है। भर्गो देवस्य मतलब देवता की जो भर्ग है, देवता का जो माइंड है, भगवान का जो माइंड है, धीमहि, धी मैंने बुद्धि, मही मैंने मेरी। क्या मतलब समझ आ गया? जो भगवान का माइंड है वो मेरा माइंड बन जाए, यानी भगवान का माइंड मेरे माइंड को चलाए, मेरा माइंड हमेशा भगवान के माइंड पर ध्यान लगाए। भगवान का एक कॉस्मिक माइंड है, सारा बहुत बड़ा, पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। और कितनी सौभाग्य की बात है, वो माइंड आपके अंदर भी है, वो आपको गाइड करने के लिए भी है। लेकिन आप अपने छोटे से माइंड को देखते हो कि ये तो क्वालिफाइड है, 9th क्लास का, ये तो 10th क्लास का माइंड है, ये तो 11th का माइंड है। आप फील करो ये भगवान का माइंड है और भगवान जी से कहो आप चलाओ। मैं लिटरली आपको सचमुच बताता हूं, मैं कहीं भी बात करता हूं तो मेरे हृदय में ऐसा लगता है भगवान विराजमान है, और बात करने से कहता हूं हे भगवान जी आप ही बोलो। तो बोलेगा तो मेरे मुंह से ही, लेकिन आप बताओ क्या बोलना है। आई वॉज ए लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, वहां भी मैं ऐसे ही करता था, क्या आर्ग्यू करना है भगवान जी आप ही आर्ग्यू करो, बस वो फिर अंदर से शुरू हो जाती है बातें। अभी भी किसी से बात करनी हो तो मैं कहता हूं भगवान जी आप ही बोलो, बस आप एक फार्मूला ले लो, भर्गो देवस्य धीमहि, भगवान जी आप ही बोलो, मेरा दिमाग आपके ऊपर ध्यान करे। यानी वो जो लगाम है वो किससे पूछे कहां को जाना है, उसको चलाने वाला कौन हो, जो मालिक बैठा है। अपने आप ना चलाएं घोड़े अपने आप को, रथ को। तो आज मैं आपको शॉर्ट में अब एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने 21 दिन का अभ्यास किया है ना, ब्यूटीफुल अभ्यास, वो आपको एक्सपीरियंस होगा। मुझे तो छोटी सी रिपोर्ट मिल गई, लेकिन एक एक के दिमाग में वो एक्सपीरियंस होगा कैसे हम सिर्फ 5 या 10 मिनट बैठते थे मिनिमम, और हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा भी बैठते हो, और सुबह बैठते थे या शाम को बैठते थे या एक टाइम बैठते थे। दैट ओनली यू नो, आपको ही पता ना, मेरे को तो नहीं पता। मैंने तो एक 3 पेज की रिपोर्ट पढ़ ली इनकी, मैं बड़ा खुश हो गया। लेकिन अब आप ये देखो उस रिपोर्ट के आगे कितनी बड़ी दुनिया है, उस रिपोर्ट के पीछे कितनी बड़ी दुनिया है जो आपने 21 दिन काम किया। वो आपको अब इसके बाद लगेगा छोटा सा काम किया। एंड नाउ टुडे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर गोइंग टू बी 80% डॉक्टर। क्योंकि 80% बीमारियां कहां से शुरू होती हैं पता है? माइंड से शुरू होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोसोमैटिक। आप कहीं भी सर्च करना पड़ा करो, व्हाट इज साइकोसोमैटिक, मनोवैज्ञानिक बीमारियां क्या हैं। तो 80% दुनिया में जितने भी रोग हैं ना, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे दर्दें हो रही हैं, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, चाहे सिर दर्द हो रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही, कई तरह की समस्याएं हैं लोगों में। उन सारी बीमारियों में से 80% बीमारियों का इलाज कहाँ है? ये ब्रेन के अंदर है। अगर ये माइंड शांत है तो आप अपने घर के अंदर
अपने पड़ोस में जो भी आपको जानने वाले लोग हैं, उनकी 80% बीमारियों का आप इलाज सजेस्ट कर सकते हो। एक ही फार्मूला, क्या होगा वो फार्मूला? मेडिटेशन। मेडिटेशन का थोड़ा सा तरीका। अब एक क्वेश्चन मुझे एड्रेस करना है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। कुछ बच्चों ने कहा सिर दर्द होता है हमारे, पहले शुरू में हुआ, फिर बाद में कम हो गया। अब उसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एक नशा करने वाला आदमी, जो चाहे शराब का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, आपने सुना है ये बात कि जब शराबी को कहा जाता है शराब छोड़ दो, और वो 2 दिन शराब छोड़ता है, 2 दिन नहीं पीता, तो तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, मुझे तो बुखार चढ़ गया, मेरे को तो उल्टियां आ रही हैं, मेरे को तो कब्ज हो गई है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ये सुना आपने कि नहीं सुना? कोई भी एडिक्ट जब अपने उस एडिक्शन को छोड़ता है तो उसको कई तरह के रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या लगाएं कि वो शराब उसके जीवन को अच्छा चला रही थी? नहीं, इसका मतलब यह है कि जिस चीज की आदत पड़ जाती है वो हमारे लिए एक ड्रग बन जाती है। अभी हमें क्या हुआ है कि हमें ना गुस्सा करने की आदत पड़ गई है, गुस्सा हमारी ड्रग बन गई है। जरा सी बात हुई, हम गुस्सा करते हैं और हमने सोच लिया हमने तो विजय प्राप्त कर ली, देखो उसको कैसे डांट के बिठा दिया। होता है ना ऐसा मन में? ये गुस्सा ड्रग बन चुकी है आपकी, और जैसे ही आप गुस्से को 5 मिनट के लिए छोड़ो, 5 मिनट अपने अंदर बैठना है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, अगर तंग कर भी रहा है तो अपना अभ्यास करना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, आपके सिर दर्द होनी शुरू हो जाएगी। ये कारण है, आप हैबिचुअल बन चुके हो कुछ बीमारियों के, कुछ दुखों के, अव्यवस्थाओं के, और सबसे बड़ा जो उसका सबका एक सूत्र मेंटल इम्बैलेंस के अभ्यस्त बन चुके हो। आपका माइंड इम्बैलेंस रहता है। माइंड इम्बैलेंस कैसा होता है कि मैं जो करना है मैं वो कर नहीं पा रहा, जो मैं इससे आशा करता हूं ये कर नहीं पा रहा, मैं मम्मी को कह रहा हूं ये कर दो, वो नहीं कर रही, गुस्सा आ जाता है। मैं पापा से ये आशा करता हूं, तुम दूसरों से आशाएं लगा के बैठे हुए हो, तुम अपने से आशाएं लगा के बैठे हुए हो, और तुम्हारी आशाएं जब पूरी नहीं होती तो उसका कारण है गुस्सा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये। और गुस्सा आते ही माइंड से ही होता है ना गुस्सा, कि बाहर से होगा? गुस्सा कहां से होता है? माइंड से होता है। माइंड में जैसे ही गुस्सा पैदा होता है तो माइंड से कुछ अंदर अंदर रस निकलते हैं, वो रस गले में आते हैं, गले में आके जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं वो, फिर वो डाइजेशन में जाते हैं अंदर पेट में, फिर पेट में कुछ रस निकलते हैं और वो उस भोजन को पचाते हैं, फिर आगे उस भोजन के आगे प्रोसेस चलती है, उसके जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो सारे शरीर में जाते हैं, उनको ताकत देते हैं। लेकिन गुस्सा करने वाले आदमी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसके वो रस जीरो, नहीं निकल रहे, गुस्सा ही निकल रहा बस। वो रस नहीं निकलते तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता तो 10 तरह की 20 तरह की प्रॉब्लम्स बीमारियों के नाम से आ जाती हैं। गुस्सा भी एक वही कारण है, मेंटल इम्बैलेंस। गुस्सा क्यों होता है? मेंटल इम्बैलेंस। तो अब मेडिटेशन में अगर आप इसकी साइंस को समझ लोगे, आज का पर्पस मेरा यही था कि मेडिटेशन के साथ हमारी बॉडी, हमारी लाइफ से जुड़ी साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, जो निश्चित है ये रिजल्ट आना ही है। तो ये सारे का सारा विज्ञान हमारे इस नर्वस सिस्टम में है। ब्रेन में क्या होता है? कौन सा सिस्टम काम करता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम कहां तक चलता है? ब्रेन से शुरू होके कहां तक जाता है? गले तक या चेस्ट तक, बाहों तक, लातों तक। अब ये यहां पर अगर पिन लगाएं, कोई पिन, आंखें बंद कर लो और यहां पर पिन लगाओ तो आपके माइंड को पता लगेगा किसी ने पिन लगा दी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, किसी दूसरे बच्चे को आंखें बंद करवाना और ये ना पता लगे कि किस हिस्से में पिन लगाई है, आप उसके किसी पार्ट पे पिन लगा देना, पैर पे या हाथ पे, तो उसके माइंड को आंखें बंद करते हुए भी रिपोर्ट आ जाएगी
कि ये हाथ पे पिन लगी है। कैसे पता लगा भाई? नर्वस सिस्टम इतना बढ़िया काम करता है। और कितनी देर बाद पता लगता है ये बताओ? जैसे पिन लगी उसके उस सूचना को ट्रेवल करने में माइंड तक कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। पिन लगाई 5 मिनट बाद पता लगेगा हैं? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, फिर कितने? 1 मिनट बाद। इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स ये पिन और ये दर्द, ये पिन और यहां पहुंचा। तो ये क्या यहां से गया या यहां से आया? अरे आप ये सोचो कि ये पिन लगी और इतनी फास्ट ट्रेवल कर गया 1 सेकंड में, उसी के उसी वक्त, सेम सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है तो फ्रैक्शन, उसी सेकंड में, उसको कहते हैं इंस्टेंट। दर्द हुई, वहां पता लग गई। अब अगर मन को शांत बना लो, गायत्री मंत्र में खो जाओ और कोई विचार नहीं, केवल मेरा भगवान, भगवान की बुद्धि मेरी बुद्धि बन जाए, मेरी बुद्धि भगवान की बुद्धि पर ध्यान करे। हे भगवान जी मुझे गाइड करो। आपको याद है मैंने पिछली बार आपसे एक और स्लोगन भी बुलवाया था, नारा लगाया था, हम सब मूर्ख हैं, है ना? तो अपने आप को मूर्ख समझो और भगवान जी से कहो, भगवान जी आप चलाओ, हमें क्या पता क्या करना है। इतने कोमल बन जाओ, इतने निर्मल बन जाओ। निर्मल तो आपका आश्रम ही है, निर्मल जैसा आश्रम है वैसे ही बन जाओ। निर्मल, निर्मल का मतलब बिना मल के, साफ। तो भगवान जी आपको चलाएंगे। बस ये एक शब्द धारण कर लो अपने आश्रम का, तो मेडिटेशन में मन लगेगा, सिर दर्द नहीं होगा। अब ये नर्वस सिस्टम से यात्रा शुरू होती है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और आप जवाब दोगे, आपको सारी साइंस समझ आ जाएगी। आपका ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 1 मिनट में कितने श्वास चलते हैं? बोलो। अरे 10th 11th 12th में साइंस पढ़ रहे हो? लाउडर। कितने? एक जना बोल दो बस। 1 मिनट में श्वास कितने चलते हैं? 72 तो पल्स चलती हैं हार्ट की। 1 मिनट में श्वास कितने चलते हैं नाक से? कितने? 16 एग्जैक्ट आंसर। 15 या 16 श्वास चलते हैं, ठीक है? 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट पूरे 60 सेकेंड्स का 15 या 16 श्वास चलते हैं। अब आप, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हो, वर्किंग चल रही है, तो नॉर्मल श्वास चल रहा है। नॉर्मल श्वास चल रहा है ना? कितना? 15 या 16। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं, एक बार श्वास ले लिया, उसको रोक लिया, तो काफ़ी देर तक श्वास आता ही नहीं। जब एक बार रोक लेते हैं और फिर उसको एक्सहेल कर देते हैं, तो काफ़ी देर तक नहीं आता। तो वो काफ़ी देर कितनी होगी? 10, 15, 20 सेकंड तो हो सकते हैं ना इजीली। आप प्रैक्टिस से उसको 1 मिनट भी बना सकते हो। यानी 1 मिनट में अब कितने श्वास आए? 1 या ज़्यादा से ज़्यादा, या 4, 16 और 2, 3, 4। अब आप ये बताओ, मेडिटेशनल पोस्चर में बैठने से आपका श्वास, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं श्वास प्रश्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये स्पीड 15-16 रहेगी या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? बोलो, सारे बोलो। कम हो जाएगी ना? साइंस समझ में आ गई? अब आपको पता है ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या होती है? जरा सा चलते ही आदमी थक जाता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 20, 30, 25 श्वास लेने पड़ते हैं उसको। ऐसे भागते भागते क्या होता है, जब आप भागते हो, रनिंग करते हो, तो श्वास बढ़ जाती है या कम हो जाती है? जब आप गुस्सा करते हो श्वास बढ़ती है या कम होती है? जब आप खाना खा रहे हो श्वास बढ़ती है या कम होती है? जब आप काम कर रहे हो श्वास बढ़ती है या कम होती है? तो श्वास को कम करने का तरीका क्या है? ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है? ब्लड प्रेशर का रिजल्ट क्या आता है? हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गाढ़े तत्व, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड के गाढ़ेपन को खत्म करने का भी इलाज मेडिटेशन है।
क्योंकि एकदम बैठ जाएंगे, श्वास कम चलेगी, वो उसको ब्लड को चलना ही नहीं पड़ेगा, वो शांत हो जाता है, धीरे चलता है, धीरे चलता है तो वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डाउन होता जाता है। लॉन्ग टाइम लगेगा उसमें, लेकिन श्वास कम करने में तो 5 मिनट में आप फील कर लो कि श्वास, अब साइंस समझ में आई। 1 मिनट में 16 श्वास, और अगर आपका जीवन चल रहा है श्वासों से और श्वास निश्चित हैं और आपका जीवन फर्ज करो 80 साल का है, इतने श्वास 80 साल, कितने दिन हो गए? 365 गुना 80 साल, एक दिन में 24 घंटे, 24 से और गुना करो, और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से और गुना करो, तो 1 मिनट में आप 15-16 की जगह अगर 1, 2, 3 पर रह रहे हो तो आपका जीवन 80 से आगे जाएगा या पीछे आएगा? जल्दी डेथ होगी या देर में होगी? देर में होगी डेथ, लंबा जीवन भी मिलेगा और हेल्दी भी होगा। बताओ, साइंस समझ आई? बताओ बच्चों, ये तुम ना किताबों में जो साइंस पढ़ रहे हो ना, वो तुम्हें इतनी गहराई से भगवान के साथ जोड़ के नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसी साइंस को अगर आप भगवान के साथ जोड़ोगे, अपने आप को सिर्फ बायोलॉजी मत समझो कि मेरा बायोलॉजिकल शरीर है, उसको चलाने वाला कौन है? वो बायोलॉजिकल तो नहीं है ना। परमात्मा को कोई हड्डी या मांस या कोई खून तो नहीं चाहिए बॉडी चलाने के लिए। परमात्मा की बॉडी तो बिना हड्डी मांस के चल रही है। हमारा शरीर बायोलॉजिकल हो सकता है, बट द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ इज नॉट बायोलॉजिकल। तो इसका मतलब मेरे अंदर 2 चीजें हैं, बायोलॉजिकल भी हूं मैं और नॉन बायोलॉजिकल भी हूं। वो जो नॉन बायोलॉजिकल है वो असली मैं हूं। मेरा अस्तित्व क्या है? वो चला रहा है मुझे, मेरा मालिक वो है। रथ पे बैठे हुए मालिक होता है ना, असली मालिक, जो मालिक की तरह बैठा वही तो मालिक है ना। आपके अंदर कौन मालिक है, बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल? अब आपको थोड़ा सा बात समझ में आई कि हमारे शरीर का जो मालिक है वो नॉन बायोलॉजिकल है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि मैं कोई सिंपली बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हूं, हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं, मुझे भगवान चला रहा है। तो सारे अपोजिशन के लीडर्स इंक्लूडिंग दिस एंड दैट, छोटे छोटे बच्चे सारे मजाक उड़ाने लगे, ये तो बायोलॉजिकल ही नहीं है जी। मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, उनका कहने का मतलब ये था कि मैं केवल बायोलॉजिकल नहीं हूं, देयर इज समथिंग नॉन बायोलॉजिकल इन मी। तो आप मेडिटेशन में क्या करते हो? अपनी बायोलॉजी के साथ जुड़े रहते हो या नॉन बायोलॉजिकल के साथ? बस ये समझ में आई बात। वो हमारा मालिक है नॉन बायोलॉजिकल, हमें उसको नहीं प्यार करना। घर में जाते हो, बस्ता पटकते ही किसको जफियां डालते हो? किसके साथ मिलते हो सबसे पहले? बताओ, मम्मी। और शाम को पापा आते हैं तो फिर पापा से। ये बच्चे लिपटते हैं जो मूर्ख होते हैं, दिमाग नहीं होता। तुम्हारे अंदर दिमाग आ गया तो मुझे लगता है तुम अपने पापा से कभी लिपटते ही नहीं होगे। अरे लिपटा करो, मम्मी को जफियां पाया करो, लड़के हो या लड़की। वहां पर जहां प्यार आ जाता है ना, सेक्स डजंट मैटर, है कि नहीं? सच्ची बताओ, आज भी अपनी माँ को जफियां डालते हो ना, और तुम अपने पापा को जफियां डालते हो ना, लड़कियां। तो फिर वहां क्या बायोलॉजी काम करती है? वहां नॉन बायोलॉजी प्रेम काम करता है। उसी नॉन बायोलॉजी के साथ आपको हर वक्त जीवन जीना है। आपके अंदर है वो नॉन बायोलॉजिकल भगवान। अब फिर आ जाओ साइंस पे। मेडिटेशन से ब्रीदिंग हमारी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसके कई फायदे आ गए। अब आपको पता है दमा एक रोग होता है। दमा क्या होता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, है ना। तो अस्थमेटिक आदमी का इलाज क्या है? मेडिटेशन। बैठ जा भैया, आराम से ध्यान लगाओ। ब्लड प्रेशर का इलाज बता दिया, मेडिटेशन। अब डायबिटीज क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मीठा बढ़ जाता है, ब्लड में मीठे का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ गया। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे यहाँ एक ना पार्ट है, उसका नाम है पैनक्रियास, वो इंसुलिन सेक्रेट करता है। वो इंसुलिन नहीं सेक्रेट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दिमाग गुस्से करता था। अब दिमाग का गुस्सा शांत हुआ। कितने मिनट? 5 मिनट। कितनी मेडिटेशन की थी?
5 मिनट सफिशिएंट नहीं है। अब इस साइंस को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि वी शुड डिवोट मोर टाइम। जितना एप्पल या और फ्रूट्स खाने में जितना टाइम आप लगा रहे हो ना, उससे हेल्थ मिल रही है, उससे ज़्यादा टाइम आप मेडिटेशन में लगाओ, आपको बिना फ्रूट्स के भी हेल्थ मिलेगी। फिर फ्रूट्स खाओ, फिर और अच्छा होगा। फिर एसिडिक खाना बंद कर दो, फिर और ज़्यादा अच्छा होगा। वो तो आगे की चीज़ें हैं। बेस तो क्या है हमारा? नॉन बायोलॉजिकल। हमारा बेस क्या है? इसलिए भूल जाओ आज से ये कहना कि आई एम सिंपली ए बायोलॉजिकल पर्सन, मेल और फीमेल। आई एम ए नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी। मेरे अंदर नॉन बायोलॉजिकल भगवान काम कर रहा है, अपने आप ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बायोलॉजी, बायोलॉजी के स्पेलिंग क्या है? बायोलॉजिकल के CAL, ठीक है ना, एक्सटेंशन हो गया, AL लग गया। बायोलॉजिकल, ठीक है, BIO हटा दो। अब एक तो मैंने तुम्हें ये भुला दिया, तुम भूल जाओ कि तुम सिंपली बायोलॉजिकल हो। तुम क्या हो साथ में? नॉन बायोलॉजिकल भी हो। अब तुम ये भी भूल जाओ कि तुम लॉजिकल हो। लॉजिकल क्या होता है? माइंड अप्लाई करने वाला। तुम माइंड अप्लाई करना बंद कर दो। तो भगवान को कहो जो बियॉन्ड लॉजिक है, जो सुप्रीम लॉजिक है, सुप्रीम माइंड है, उसको कहो मेरे लॉजिकल को चला भैया। तो देखना आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपके माइंड की कैपेसिटीज हैं, वो इतनी बड़ी हो जाएंगी। आपका लॉजिकल माइंड ब्यूटीफुल चलेगा अगर आप उसको सुप्रीम लॉजिकल से एसोसिएट करोगे। अभी क्लास में क्या होता है? आपका जो माइंड है किसके माइंड के हिसाब से चल रहा होता है? टीचर, जोर से बोला करो जरा। आपका माइंड किसके हिसाब से चलता है? अगर टीचर का सारा माइंड अंदर से निकाल के ऑपरेशन करके आपके माइंड में फिट कर दे तो आप टीचर बन गए ना? बन गए कि नहीं? वही माइंड आ गया। अब ये तो आपके अंदर पहले ही पड़ा हुआ है भगवान का माइंड, सिर्फ उसको कनेक्ट करना है। लॉजिकल के साथ सुप्रीम लॉजिकल बैठा हुआ है और आप सिर्फ लॉजिकल से काम कर रहे हो। इसलिए पहली प्रार्थना हमेशा सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भी भगवान से कहो, हे परमात्मा जी, मैं केवल बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरे साथ आप नॉन बायोलॉजिकल भी हो। अब आप डॉक्टर के पास चले जाओ, उसको कोई सारे शरीर को देख के बताओ इसमें बायोलॉजिकल है या कुछ नॉन बायोलॉजिकल भी है। उनकी सारी मशीनें सारे संसार से मंगवा लो, सारे संसार की मशीनें लाके एम्स में एस्टेब्लिश कर दो, वैसे हैं बहुत सारी, और उसमें एग्जामिन करो ये बॉडी बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल। वो कहेंगे एवरीथिंग इज बायोलॉजिकल। उनकी मशीन नॉन बायोलॉजिकल को तो पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन यू कैन रियलाइज, आपको रियलाइज करने की कौन सी मशीन है जो बायोलॉजिकल रियलाइज कराएगी? बोलो कौन सी मशीन? मेडिटेशन। उस मशीन पे कितनी देर लेट रहे हैं? जैसे स्कैन करते हैं ना, वो फोटोकॉपी करते हैं, कागज रखते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और बटन दबाते हैं, उसकी तरह की कॉपी निकल आती है, होती है ना फोटोकॉपी। तो आपको अगर भगवान की अंदर से कॉपी निकालनी है, आंखें बंद करो, बटन दबाओ, बस बायोलॉजिकल को भूल जाओ और नॉन बायोलॉजिकल के साथ चले जाओ। लॉजिकल को बंद कर दो और सुप्रीम लॉजिकल के साथ एसोसिएट हो जाओ, तो ये बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी। अब कितनी बीमारियां हो गई हमारी जो हमने डिस्कस की? शुगर भी हो गई डिस्कस, ठीक है। शुगर वाला जो भी आदमी हो उसको क्या कहना है? मेडिटेशन करो। ब्लड प्रेशर वाला जो भी आदमी हो उसको कहना है मेडिटेशन करो। अस्थमैटिक कोई भी आदमी हो उसको को मेडिटेशन करो। इवन कॉन्स्टिपेशन वाला हो उसको को मेडिटेशन करो। साथ में और कई चीज़ें आएंगी, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आपको पूरा डॉक्टर बनाएंगे हम। अभी तो 80% डॉक्टर बन जाओ, बेसिक डॉक्टर। अब कोलेस्ट्रॉल का इलाज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो ब्लड को कौन सॉफ्ट करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में लगाओ, गुस्सा शांत होगा, खाना शुद्ध होगा, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल होता जाएगा। अब गुस्से का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एंगर। मान लो आपकी कोई बुक किसी छोटे भाई ने, बहन ने
हटा के इधर उधर कर दी, घुमा दी, ठीक है, लॉस्ट हो गई, या मम्मी ने डिस्प्लेस कर दी, तो क्या होगा? गुस्सा। क्या होगा? गुस्सा। गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि यू कांट बियर द बर्डन ऑफ योर लॉस। आपको जो नुकसान हुआ है ना, कि आपको जल्दी जल्दी जाना है, नुकसान हो रहा है, ऐसा लग रहा है, और आप उसको बियरेंस पावर नहीं है आपके अंदर, बियरेंस पावर नहीं होती ना। अब मान लो रेस है, 10 बच्चों को भगाओ, एक फर्स्ट आएगा या 10 के 10 फर्स्ट आ सकते हैं? एक आएगा जरूर, पहला टच करेगा, दूसरे को तो गुस्सा आ जाएगा। फिर इसको क्या कहते हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स की भाषा में कहते हैं बियरेंस पावर नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तुम रास्ते में ही थक गए और तुम बियर नहीं कर सकते अपनी हार को। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है पता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे मिलके बाद में शाम को पार्टी करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बियरेंस कैसे आएगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे आएगी? फॉरगेट अबाउट द लॉस। गुस्सा शांत कर दो। गुस्सा शांत कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा। गुस्सा शांत होते ही आपकी बियरेंस पावर बढ़ जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग भी कंट्रोल में आ गई। आप चाहे रनिंग में जाओ, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, या पढ़ाई में जाओ, या घर के काम करो, चाहे मम्मी के लिए सब्जियां खरीदने जाओ, आपकी बियरेंस पावर हमेशा आपका साथ देगी। बियरेंस पावर क्या होती है? समझ आ गया बियरेंस पावर क्या है? किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को टॉलरेट करना। छोटी छोटी बातें, सब्जी की दुकान पे खड़े हुए, कुछ टमाटर उठा लिए, टोकरी में रखे, उसको कभैया तोल दे, एक आदमी और आ गया, उसने पहले आगे रख दिए, अब वो उसके तोलने शुरू हो गया, आपको गुस्सा आ गया। क्या है ये? बियरेंस नहीं है। अरे उसको तोल दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, 1 मिनट बाद आपका काम हो जाएगा। इसको, दिस इज कॉल्ड बियरेंस पावर। अपने आप को, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ तो आपका स्टेमिना मजबूत होगा। ये सहन शक्ति और स्टेमिना गुस्से का रिजल्ट है। गुस्से वाला माइंड है। गुस्सा कैसे शांत होता है? आपके जीवन में बड़ा चेंज आ जाएगा सारा कुछ, अगर मेडिटेशन को कंटिन्यू करोगे तो। अब ये हमारी बेटियों में कई प्रॉब्लम्स होती हैं एवरी मंथ, है ना, वो प्रॉब्लम्स भी आपको मेडिटेशन से एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद दर्द हो रहा है, दर्द में क्या करता है बच्चा? आपको अगर दर्द हो, कहीं टांगों में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? रोना शुरू कर देते हैं ना बच्चे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे कहते हैं ना नॉर्मली। ये भी तो क्या है? बियरेंस पावर ही तो है। मेडिटेशन करने वाले को ये दर्दों का जो फीलिंग है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में नॉन बायोलॉजिकल और सुप्रीम लॉजिकल के साथ कनेक्टिविटी बन गई, तो दर्दों का जो फीलिंग है वो कम आ जाती है, वो फीलिंग होनी कम शुरू हो जाती है। एज बढ़ गई, डाइजेशन प्रोसेस ठीक हो गया, तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा? आपका मेडिकल का खर्चा कम हो गया। तो बड़ी सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, और मेरे को लगता है आप कोई भी बीमारी डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा इसका इलाज मेडिटेशन है। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड कर रहा हूं कि मेडिटेशन इज ए मस्ट एवरी डे, मोर देन योर फूड रिक्वायरमेंट। जैसे भोजन रोज करते हैं ना, शरीर को शक्ति मिलती है, उसी तरह से मेडिटेशन रोज करना है। वो जो लॉजिकल माइंड है उसको शक्ति मिलेगी। अगर अपने माइंड को शक्तियां देनी है, प्रोग्रेस के लिए रास्ता साफ करना है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोग्रेस करनी है, ठीक है ना। प्रोग्रेस कब होगी? जब माइंड कंट्रोल में होगा, और माइंड को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन। उस मेडिटेशनल लाइफ को, जैसी रिपोर्ट मुझे पिछली मिली ना, अब आगे भी ऐसी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि यू हैव बिकम ए गाइडिंग फैक्टर फॉर ईच अदर। एक दूसरे का गुस्सा कम करवाते हो, तो उसको गुस्सा कम कराने के लिए ये मत कहो कि गुस्सा कम कर, उसको कहो मेडिटेशन कर। कोई तुम्हारे साथ मेडिटेशन करे, वो कोई गुस्सा करे, तो उसको प्यार से समझाओ, भैया थोड़ी देर 2 मिनट के लिए यहीं बैठ जा, आजा मैं भी तेरे साथ बैठता हूँ, लेट अस मेडिटेट।
ये मेडिटेशन को एक फैशन बना लो। आज के युग में कितने फैशन चल रहे हैं, तो एक मेडिटेशन को ऐड नहीं कर सकते उसमें? एक फैशन बना लो। जैसे हम शरीर को चमकाते हैं, नहाते हैं, तरह तरह के साबुन लाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, उसी तरह हमें एक छोटा सा फैशन और करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन, माई अपील इज मेडिटेशन शुड बिकम ए फैशन फॉर द कलयुग प्रेजेंट टाइम। तभी ये कलयुग से बचोगे, नहीं तो कलयुग में समाप्त हो जाओगे। लोग इतना तंग करेंगे आपको कि आज कुछ लोग बीच में से चुने चुने निकलते हैं जिनका गुस्सा और ज़्यादा हाई टेम्पर्ड होते हैं, वो तो आत्महत्याएं कर लेते हैं जाके। आपको करनी है आत्महत्या? मरना है किसी ने? पक्का बताओ। यस सर। नहीं करनी ना? मैं कहूं नहीं तो तुम करना यस, ठीक है ना? नहीं करनी ना? नहीं करनी। तो अगर आत्महत्या जैसी सिचुएशंस आज समाज में आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? कल्पना करो, उनको लोग तंग करते हैं और वो तंग हो जाते हैं। और हमें क्या करना है? लोग तंग हमें भी करेंगे, लेकिन हमें तंग नहीं होना, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। और डिस्टर्ब ना होने का क्या तरीका है? अब आप 70 बीमारियां कलयुग की, 70 वातावरण कलयुग के डिस्कस करो आपस में, और सबका इलाज पूछना, आपको इलाज मिलेगा मेडिटेशन। ओम।